ढाका जो अब बांग्लादेश में है के रहने वाले डॉक्टर पिता का वो बेटा जो कोलकाता के अच्छे स्कूल में पढ़ता है, पिता को क्रांतिकारियों का इलाज करते देखता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब शहीद मीनार में जनसभा को संबोधित करते हैं तो उन्हें सुनने जा रहा होता है तो अंग्रेज सैनिकों की लाठी खाता है, जो साल 1926 में बैन होने से पहले ही शरद चंद्र चटर्जी की किताब पाथेर दाबी चुपके से पढ़ लेता है। पढ़ाई के लिए विदेश जाता है, लेकिन वहीं मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हो जाता है। पिता इतने खफा होते हैं कि विरासत से ही बेदखल कर देते हैं। मजबूरन उसे दोस्तों के घर में रहना पड़ता है। उस लड़के में विचारधारा के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता भी बढ़ती जाती है। वो आंदोलन और व्यवस्था चलाने के तरीके को साथ साथ सीखता है और उसे इसका लाभ भी पाता है। चुना जाता है राज्य का सीएम और कुर्सी पर जो बैठा वो 23 साल 137 दिन तक उसे कोई हटा नहीं पाया। वो प्रधानमंत्री भी बन सकता था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि उसने खुद से इनकार कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे भारत रत्न को इनकार कर दिया था। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस घर में उसका जन्म हुआ था वहाँ साल 2018 तक सिनेमा हॉल था और जहाँ वो रोज अपने डॉक्टर पिता को बैठते देखता था वहाँ रेस्टोरेंट। बात हो रही है भारतीय वाम के सबसे बड़ी संभावना और सबसे बड़ी चूक ज्योति बसु। कोलकाता के ही सेंट जेवियर स्कूल से स्कूली पढ़ाई और प्रेसिडेंसी कॉलेज से इंग्लिश से ऑनर्स करने वाले ज्योतिदा साल 1935 में कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए और यहीं से एक नॉन पॉलिटिकल परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा एक्टिविस्ट बन जाता है। ज्योतिदा प्रोफेसर हेराल्ड लास्की के भाषणों को सुनते हैं। इंग्लैंड में ही वो वीके कृष्ण मेनन के नेतृत्व वाली भारतीय छात्र संस्था इंडियन लीग के एक्टिव मेंबर बन जाते हैं और बहुत कम समय में वो ग्रेट ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ जुड़कर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में कम्युनिस्ट ग्रुप्स के एक्टिविटियों में शामिल हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वो भारतीयों के संगठन लंदन मजलिस के सेक्रेटरी भी बन गए और लंदन में ही जवाहरलाल नेहरू का अभिनंदन किए। इसका एक किस्सा भी काफ़ी मशहूर है। लंदन में ही ज्योतिदा ने नेहरू से मुलाकात की और उनसे कहा, मैं समाजवाद में विश्वास करता हूँ। नेहरू जी ने जवाब दिया, हमारा पहला काम भारत को स्वतंत्रता दिलाना है, क्या आप लोग इससे सहमत हैं? ज्योतिदा ने जवाब दिया, हाँ। ज्योतिदा को जब पता चला कि नेहरू जी ने हिटलर और मुसोलिनी के मिलने के प्रस्ताव को ठुकरा दिए हैं और फ्रैंको के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो वे नेहरू का बहुत सम्मान करने लगे। और सम्मान करने की कुछ वजहें और बढ़ गईं जब उन्हें पता चला कि विजया लक्ष्मी पंडित और सरोजनी नायडू जैसी भारतीय महिला नेताओं ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा है, जबकि दुनिया हिटलर के इस फरमान से हिल गई थी कि महिलाओं का स्थान केवल रसोई में है। विदेश में 5 बसंत बीतते समय नहीं लगा और साल 1940 में ज्योति बसु भारत लौटकर कोलकाता हाई कोर्ट में बैरिस्टर के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लिए, लेकिन तब तक मार्क्सवादी विचारधारा में वे डूब चुके थे और पार्टी के होल टाइमर बनने के लिए आगे बढ़ चुके थे। ज्योतिदा के पिता उदारवादी थे। उन्हें लगता था कि ज्योतिदा वकालत और राजनीति साथ साथ कर सकते हैं और अपनी आजीविका खुद चलाएं, लेकिन ज्योतिदा काफ़ी आगे निकल चुके थे। वो बेटा जो 21 साल तक सिर्फ इसलिए चाय नहीं पिया क्योंकि उसके पिता ने उसे मना किया था, अब अपनी विचारधारा पर एक अलग लाइन खींचकर आगे बढ़ चुका था। साल 1941 में ज्योतिदा की शादी होती है, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही पत्नी का निधन हो गया और फिर कुछ महीने बाद माँ का भी। ज्योति इसके बाद पार्टी को और समय देने लगे। साल 1944 में पार्टी के लोगों के साथ बीएन रेलवे ट्रेड यूनियन को संगठित करने लग गए और वे इसके महासचिव बने और फिर साल 1945 में पार्टी का पीसीओ सदस्य के रूप में नामित हो गए। इस बीच रेलवे निर्वाचन क्षेत्र से ज्योतिदा को विधानसभा का टिकट दे दिया गया। उनके खिलाफ थे हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर को कांग्रेस का समर्थन मिला हुआ था, लेकिन ज्योतिदा ये चुनाव जीत गए, यानी कि ज्योतिदा की चुनावी राजनीति की पहली जीत थी और समय था आजादी के ठीक पहले का, यानी कि साल था 1946। ज्योतिदा पार्टी के लिए लॉयल थे और विधायक बनने के बाद भी उन्होंने इस चीज को दिखाया।
ज्योतिदा को जो सैलरी मिलती थी वे पार्टी को दे देते थे, फिर उन्हें पार्टी जो पैसे देती थी वे उससे अपना खर्चा चलाते थे। इस दौरान तेभागा आंदोलन, श्रमिकों की हड़तालें और यहाँ तक कि सांप्रदायिक दंगों में भी जहाँ भी कमजोर लोग दिखते, ज्योति बसु उनके साथ खड़े हो जाते। देश की आज़ादी के बाद भी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए चीजें ठीक नहीं रहीं। पार्टी पर प्रतिबंध था जो काफी जिरह के बाद हटा, लेकिन इस दौर में ज्योतिदा ने बंगाल भर में काम किया, कई गुप्त मीटिंग की, महीनों अंडरग्राउंड भी रहे। इन सब का असर ये रहा कि पार्टी कैडर के बीच में उनकी काफी मजबूत पकड़ बन चुकी थी। जनवरी 1952 में हुए चुनाव में ज्योति बसु 24 परगना जिले के बारनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और करीब 5000 से ज्यादा वोट से जीते। पार्टी राज्य की 71 सीटों में से 28 सीटें जीत गई। इसके बाद से ज्योतिदा लगातार चुनाव जीतते रहे। साल 1964 में कम्युनिस्ट आंदोलन के भीतर वैचारिक संघर्ष के बीच जब सीपीआईएम का गठन हुआ तो ज्योतिदा पोलित ब्यूरो के सदस्य बन गए। वास्तव में वे पोलित ब्यूरो के 9 सदस्यों में से 9 रत्नों के अंतिम जीवित सदस्य थे। इस बीच भारत चीन सीमा विवाद के दिनों में ज्योति बसु और पार्टी के अन्य नेताओं पर चीन के एजेंट होने का आरोप लगाया गया। हालांकि ज्योतिदा इससे आगे बढ़ते गए। पहले साल 1967 और फिर 1969 में संयुक्त मोर्चा सरकार में वो गृह मंत्री बनाए गए। 60 और 70 के दशक में बिहार में कम्युनिस्ट और आनंद मार्गी लोगों के बीच हिंसक संघर्ष का दौर था। वैचारिक मतभेद, वर्चस्व की लड़ाई और जमीन विवाद से उपजा ये संघर्ष इस तरह आगे बढ़ा था कि दोनों तरफ से जान माल का नुकसान हो रहा था। ज्योति बसु राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के प्रमुख प्रचारकों में से एक थे। उन्होंने जनसभाओं और रैलियों को संबोधित करने के लिए कई बार सभी राज्यों और क्षेत्रों का दौरा किया। वे सीटू के अखिल भारतीय सम्मेलनों के खुले सत्रों में भाग लेने के लिए विशेष रूप से तत्पर रहते थे। इसके पीछे की वजह यह थी कि वे साल 1970 से ही सीटू की स्थापना से ही इसके उपाध्यक्ष थे। इसी दौरान पटना रेलवे स्टेशन पर ज्योति बसु पर आनंद मार्गी आंदोलनकारियों ने जानलेवा हमला कर दिया। इसमें ज्योति बसु बाल बाल बचे, वहीं अली इमाम गोली का शिकार हो गए। बंगाल में एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा था तो दूसरी तरफ बंगाल अशांत हो रहा था। साल 1971 में राज्य विधानसभा में सीपीआईएम सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन इसी बीच राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। साल 1972 के चुनाव में ज्योति बसु ने धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव का बहिष्कार कर दिया। ज्योति बसु ने विधानसभा को धोखेबाजों की विधानसभा घोषित कर दी और 5 साल तक सीपीआईएम ने विधानसभा का बहिष्कार किया। साल 1975 में देश में इमरजेंसी लगी, इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी हुई और ममता बनर्जी के रूप में कांग्रेस को एक युवा नेत्री मिली। लेकिन साल 1977 में पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में वाम मोर्चा सरकार का गठन हुआ। 63 साल के ज्योति बसु राज्य के सीएम बने। ज्योति बसु ने फैसले लेने शुरू किए और ये फैसले उन वर्गों के लिए थे जिनके लिए भारत लौटने के बाद से वे काम कर रहे थे। भूमि सुधार, पंचायतों के माध्यम से डिसेंट्रलाइजेशन, मजदूरों के ट्रेड यूनियन अधिकारों की गारंटी और स्कूली शिक्षा और चिकित्सा, ये ऐसे काम थे जिससे ज्योति जनता के नेता के रूप में स्थापित हो गए। इस बीच साल 1979 में मरीज झांपी नरसंहार उनके शासन पर एक काले धब्बे की तरह भी है। बांग्लादेश तब पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। भारत आने वालों को नागरिकता नहीं दी जा रही थी। ये लोग सरकार के कैंपों में रखे जा रहे थे जहां उनकी स्थिति बहुत खराब थी। यहाँ से हिंदू बांग्लादेशियों ने चारों तरफ से समुद्र से घिरे मरीज झांपी द्वीप में अपना ठिकाना बनाना शुरू कर दिया। बंगाल सरकार ने 100 से अधिक पुलिस जहाज और 2 स्टीमर भेजे और मरीज झांपी द्वीप की घेराबंदी की। आरोप लगाया जाता है कि वहां पर पीने के पानी का एकमात्र सोर्स था। किसी ने उसमें जहर मिला दिया। जहरीले पानी से हजारों लोगों की मौत हो गई। कई लोगों को मारकर लाशें समुद्र में फेंक दी गई। सुंदरवन के जंगलों में लोगों को मारकर फेंक दिया गया। यहाँ के बाघ लाशों को नोच नोच कर खाने लगे और वे आदमखोर बन गए। द्वीप को घेर कर वहाँ अंधाधुंध फायरिंग भी हुई। खाने की सप्लाई रोक दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वहाँ 1000 से ज्यादा लोग थे, लेकिन दस्तावेजों में सिर्फ 2 लोगों की मौत का जिक्र है।
दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में नक्सलवादी आंदोलन फैल रहा था, लेकिन ज्योतिदा ने अपनी कुशलता से बंगाल में फैली इस अस्थिरता को राजनीतिक स्थिरता में बदल दी। भूमि सुधार ने तो उन्हें जन जन तक पहुंचा दिया। ज्योति बसु की सरकार ने जमींदारों और सरकारी कब्जे वाले जमीनों का मालिकाना हक करीब 10 लाख भूमिहीन किसानों को दे दिया। दूसरी तरफ ज्योति बसु की सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी दूर करने में भी काफ़ी हद तक सफलता पाई। दूसरी तरफ उनके सीएम रहते पश्चिम बंगाल में 1984 के सिख विरोधी हिंसा और 1992 के बाद फैली सांप्रदायिकता तनाव के उथल पुथल के बरस अपने राज्य को शांत रखने में सफलता हासिल की। सीताराम येचुरी बताते रहे हैं कि साल 1993 में ज्योति बसु को क्यूबा आने का निमंत्रण मिला। यात्रा के दौरान जब ज्योतिदा रात को सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी उन्हें संदेश मिला कि फिडेल कास्ट्रो उनसे मिलना चाहते हैं। सीताराम येचुरी के साथ ज्योति बसु आधी रात के आसपास उनसे मिलने पहुंचे। सीताराम येचुरी के शब्दों में बैठक 1.5 घंटे चली। कास्ट्रो उनसे सवाल पर सवाल किए जा रहे थे। भारत में कितना कोयला पैदा होता है, वहाँ कितना लोहा पैदा होता है, वगैरह वगैरह। एक समय ऐसा आया कि ज्योति बसु ने बंगाली में सीताराम येचुरी से कहा, एक ही आमार इंटरव्यू निच्छे ना की, यानी कि क्या ये मेरा इंटरव्यू ले रहा है क्या। अगले दिन जब ज्योति बसु जाने के लिए हवाना एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो पता चलता है कि फिडेल कास्ट्रो उनसे सी ऑफ करने के लिए वहां पहुंच चुके हैं। साल 1996 में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने पीएम के लिए उनके नाम का प्रस्ताव रखा, लेकिन सीपीआईएम की केंद्रीय समिति ने सरकार को बाहर से समर्थन देने का फैसला किया। बाद में खुद ज्योतिदा ने इसे हिस्टोरिकल ब्लंडर कहा। वे पार्टी के निर्णय से सहमत नहीं थे, फिर भी उसके बाहर जाकर निजी महत्वाकांक्षा का झंडा नहीं उठाया। हालांकि बाद के दिनों में ज्योति बसु ने शहरी ठहराव, टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलने वाला और खत्म होते उद्योगों और नौकरशाही की जड़ता के आरोप लगे। जिन ट्रेड यूनियनों को मजबूत करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जवानी खपाई, वही ट्रेड यूनियन विदेशी निवेश और स्थानीय उद्योग को पुनर्जीवित करने के उनके प्रयास को विफल कर दिया। नवंबर 2000 में ज्योति बसु ने स्वेच्छा से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उन्होंने पश्चिम बंगाल में पार्टी का नेतृत्व करना जारी रखा। खराब स्वास्थ्य के बावजूद बसु ने पार्टी की बैठकों और साल 2006 के चुनाव प्रचार में भी भाग लिया। साल 2008 में जब बसुदा को भारत रत्न देने के नाम को लेकर चर्चा उभरी, तब खुद बसुदा ने साफ कहा कि हमारी पार्टी के नेता राज्य सम्मान स्वीकार नहीं करते, यानी ज्योति बसु ने खुद से ही भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था। ज्योति बसु को अक्सर एक रूढ़िवादी कम्युनिस्ट से ज़्यादा एक फेवियन समाजवादी के रूप में जाना जाएगा, जिन्होंने ताउम्र आम सहमति से काम किया और गठबंधनों का सफल मैनेजमेंट किया और दूसरों के दृष्टिकोण के लिए स्वस्थ सम्मान दिखाया।